बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। हम लोग फ़िज़िक्स जो है वो पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा जो है सेकेंड ईयर का वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो लेक्चर शुरू होने से पहले आप कॉपी पेंसिल जो है वो अपने साथ रख लें। वैसे तो मैंने कोशिश की है इम्पोर्टेंट पॉइंट सारे यहाँ पर राइट कर दिए हैं, लेकिन फिर भी कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन से निकला है। इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस को कहते हैं, और स्टैटिक का मतलब होता है साकिन होना। यानी अगर हम इसका लफ्ज़ी मतलब समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि चार्जेस रेस्ट के अंदर। तो हम इसको डिफाइन किस तरह करते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस का रेस्ट की हालत में इलेक्ट्रिक फोर्सेस के ज़ेरे असर मुताला करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। उसकी मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जिस तरह आपने कैपेसिटर मैट्रिक के अंदर ज़रूर पढ़ा होगा, चार्जेस को स्टोर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट, एक जो है वो डिवाइस है। अब चार्जेस वहाँ पर जाकर स्टे कर जाते हैं, रेस्ट के अंदर आ जाते हैं कैपेसिटर के अंदर जाके। अब कैपेसिटर को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। फोटोकॉपियर जो है, फोटोकॉपी करने वाली मशीन जो है, इसमें भी इसके ड्रम के ऊपर भी चार्जेस रेस्ट के अंदर होते हैं, और उसी से फोटोकॉपी आगे होती है। फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन अगले टॉपिक्स के अंदर हम इंशाल्लाह जाकर पढ़ेंगे। तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आ जाता है। तो बहरहाल जहाँ पर भी चार्जेस की रेस्ट की हालत के अंदर जो है उसकी एप्लीकेशंस को हम इस फिज़िक्स की इस ब्रांच के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। तो इससे पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। इंट्रिंसिक कहते हैं फितरती, कुदरती, बुनियादी। ये बुनियादी प्रॉपर्टी है, फितरती प्रॉपर्टी है फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो बुनियादी पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनकी। अच्छा, फिर आगे हम चार्ज को और किस तरह डिफाइन करते हैं? एक डेफिनेशन के मुताबिक, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field। चार्ज मैटर की वो तिब्बी खसूसियत है जिसमें मैटर जो है वो एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है एक फोर्स को। कब फोर्स को महसूस करता है? जब मैटर को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। आपने 10th क्लास में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि अगर चार्जेस को हम एक जो है सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अगर एक बड़ा चार्ज है, सोर्स चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर हम एक पॉजिटिव चार्ज को ला कर रखते हैं, तो ये वाला चार्ज पहले दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा अगर दोनों पॉजिटिव हैं। अगर एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर हम नेगेटिव चार्ज को लेके आते हैं, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा। इसी तरह चार्जेस जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो हम आगे 15 चैप्टर में चल के पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड भी उनके ऊपर जो है वो फोर्स लगाती है। तो यही हमने कहा कि चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो बायस बनती है इसके ऊपर फोर्स के अप्लाई होने का। मैटर के ऊपर कब फोर्स लगती है? जब चार्ज वाले मैटर को हम कहाँ पर रखते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। अच्छा, अब चार्ज की कितनी किस्में हैं? चार्ज की दो किस्में हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। और ये भी आपने पढ़ा था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक तरह के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्जेस हैं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है, छोटा सा पॉइंट है कि सोर्स चार्ज क्या होता है। तो सोर्स चार्ज ऐसा चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने के लिए यूज़ किया जाता है। अ चार्ज विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज ऐसे चार्ज को कहते हैं जो किसी दूसरे चार्ज की फील्ड को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अ टेस्ट चार्ज इज अ चार्ज which is used to test the electric field of another charge। और ये यूजुअली
यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। समटाइम नेगेटिव भी होता है, लेकिन ज़्यादातर हम इसको पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। पॉइंट चार्ज होता है। हम इसको पॉइंट चार्ज के तौर पे क्यों लेते हैं? पॉइंट चार्ज कहते हैं बहुत छोटा सा चार्ज, ऐसा चार्ज जो बहुत थोड़ी जगह पर कंसंट्रेट कर रहा हो, ऐसा चार्ज जिसको हम कहते हैं कि एक सिंगल पॉइंट पे एग्जिस्ट करे और ना उस पॉइंट का वॉल्यूम हो और ना उसका एरिया हो, यानी बहुत छोटा चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज ही होता है। और ये पॉइंट चार्ज क्यों लिया जाता है? ताकि जब इसको सोर्स चार्ज के अंदर रख के सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जांचना चाहें कि उसकी शिद्दत कितनी है, तो ये वाला टेस्ट चार्ज उस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को मुतासर ना करे। तो बहरहाल मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करने के लिए यूज़ किया जाता है और टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। और पॉइंट चार्ज ऐसा चार्ज होता है जो बहुत ही थोड़ी जगह पर जो है वो कंसंट्रेट करता है और इसका ना कोई एरिया होता है ना कोई वॉल्यूम होता है। बाज़ दफ़ा हम इसको ऐसे भी कहते हैं, पॉइंट चार्ज वो चार्ज होता है जिसका साइज़ उस फासले से छोटा होता है जो किसी दूसरे चार्ज से। फॉर एग्जांपल दो चार्जेस पड़े हुए हैं, अब पॉइंट चार्ज का साइज़ जो है उन दो चार्जेस के दरमियानी फासले से क्या होगा? कम होगा। तो ऐसा चार्ज जिसका साइज़ दो चार्जेस के दरमियानी फासले से भी छोटा होता है उसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो बहरहाल ये कुछ जो है वो पॉइंट्स है, इनमें बाज़ बुक में नहीं भी लिखे हुए, तो लेकिन हमें समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को जोड़ के रखती है, अट्रैक्ट करवा कर रखती है, और उसकी वजह से एटम बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं, और हमारी बॉडी का एग्जिस्टेंस भी उसी वजह से है। देखें, एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसी फोर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करवा के रखती है, जोड़ के रखती है, बाइंड करके रखती है, और उसकी वजह से क्या बनता है? उसकी वजह से एटम बनता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। और यही आपकी बुक में लिखता है कि हमारा जो आवर बॉडी इज़ कम्पोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड आवर एग्जिस्टेंस इज़ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। हमारी बॉडी एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, जो कि किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक फोर्स का नतीजा है। अब उसके बाद जो है वो कूलम्स लॉ हम पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ क्या है? तो कूलम्स एक साइंटिस्ट जो है उसका नेम है जी। तो ये एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, चार्ल्स कूलम, जिसने पहली कोशिश की चार्जेस के दरमियान फोर्स को फाइंड करने की। इसके लॉ की 1784 में 1784 में। तो इसके लॉ की स्टेटमेंट क्या है? मैट्रिक में भी आप लोग पढ़ के आए हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स वो रिपल्शन की भी हो सकती है। जिस तरह यहाँ पर कर्सर को देखिएगा, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और अगर एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो अट्रैक्ट करेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट में कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ का बढ़ जाना, एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ का भी कम हो जाना। यानी अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी तो उनके दरमियान लगने वाली फोर्स भी बढ़ती जाएगी, और अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड कम होती रहेगी यानी चार्ज छोटे होते रहेंगे तो उनके दरमियान लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। तो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना। और फोर्स है चार्जेस के दरमियानी डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन दोनों चार्जेस का दरमियानी डिस्टेंस जो है वो r है, तो r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंपल r क्यों नहीं लिखा, r का स्क्वायर क्यों लिखा? इसका मतलब ये है कि फोर्स r के लिहाज से बड़ी ही सेंसिटिव है। अगर r थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो फोर्स बहुत ज़्यादा कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी का कम होना, और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ का बढ़ जाना। यानी अगर हम डिस्टेंस चार्जेस का दरमियानी फासला बढ़ाएंगे तो उनके दरमियान लगने वाली फोर्स कम हो जाएगी, और अगर दरमियानी फासला कम करेंगे तो लगने वाली फोर्स ज़्यादा हो जाएगी।
लेकिन फिर स्क्वायर क्यों है, आर अकेला क्यों नहीं लिखा? तो ये स्क्वायर हमें ये बता रहा है कि फोर्स डिस्टेंस के लिहाज से बड़ी सेंसिटिव है। अगर डिस्टेंस को थोड़ा चेंज करेंगे तो फोर्स में ज़्यादा तब्दीली आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर चार्जेस का दरमियानी फासला डबल करते हैं तो उनके दरमियान लगने वाली फोर्स कम होकर हाफ नहीं होगी, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 1/4 रह जाएगी, यानी चौथाई रह जाएगी। और अगर चार्जेस का दरमियानी फासला हम 3 गुना बढ़ा देते हैं तो फोर्स है 1/3 नहीं रहेगी, बल्कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये 9 टाइम्स कम हो जाएगी। अगर चार्जेस का दरमियानी फासला 4 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो ये फोर्स 16 टाइम्स जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर है कि फोर्स आर के चेंज होने से फोर्स भी चेंज होती है उसके स्क्वायर के एतबार से। तो खैर, इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड एफ है, तो अगर एफ है तो हम कंबाइन कर सकते हैं। तो हमने कहा बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इकट्ठा करके जब हमने लिखा तो क्या किया, हमने कहा एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करके हमने यहाँ पे लिख दिया। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया। इस कांस्टेंट के को कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं और इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ये हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये मैंने लिख दिया, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्स कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है वो मैंने यहाँ पर आगे लिखी है। फ्री स्पेस वैक्यूम को कहते हैं, तो वैक्यूम के अंदर के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट EPSILON NAUGHT एप्सिलॉन नॉट। और ये पाई आपको पता है 3.14 होता है। एप्सिलॉन नॉट की अपनी एक वैल्यू है, वो आगे चल के मैं बता रहा हूँ, 8.85 क्रॉस 10⁻12 होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो खैर, के हमने कहा इसके बराबर है और के की वैल्यू ये है 9 क्रॉस 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस कांस्टेंट की वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन, के की वैल्यू दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है, तो एक तो इस पर डिपेंड करती है, और दूसरी चीज़ जिसके ऊपर के की वैल्यू डिपेंड करती है वो सिस्टम ऑफ यूनिट है इन विच एफ क्यू एंड आर मेजर्ड। क्या मतलब है इसका? देखें, अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, हमने यहाँ पर लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर न्यूटन की जगह पर फोर्स का एक और यूनिट भी है डाइन, तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा 1 न्यूटन बराबर होता है 1 लाख डाइन के, यानी 10⁻5 डाइन के। तो अगर आप न्यूटन की जगह पर डाइन लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻5। अब 10⁻5 और 9 ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितनी पावर बन गई, ये 14 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो ये हम कह रहे हैं कि जैसे ही फोर्स का, चार्ज का या आर का, डिस्टेंस का यूनिट चेंज करेंगे तो के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी है। परमिटिविटी किससे निकला है? परमिटिविटी आप कह लें परमिशन से निकला है, इजाजत से निकला है। मैं सिंपल वर्ड्स में इसको समझाने की कोशिश करूं तो ये है, परमिटिविटी से मुराद ये है, फ्री स्पेस वैक्यूम को कहते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से मुराद वैक्यूम अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स को कितना गुजरने की इजाज़त देता है, इसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ये मैंने आगे लिखा भी, इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड टू परमिएट थ्रू अ वैक्यूम, कि ये वो कैपेबिलिटी है वैक्यूम की जो अपने में से इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजरने की इजाज़त देती है। तो वैक्यूम की अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फोर्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजरने की जो इजाज़त देने की कैपेबिलिटी है उसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट भी कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा इसकी वैल्यू क्या है। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू है 8.85 क्रॉस 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर जो 3 थी, ये जो इक्वेशन 3 है ये वाली, इसमें यहाँ पर k की जगह पर हमने उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैं इक्वेशन 3 को आगे चल के रीराइट कर रहा हूँ। अब देखें,
इक्वेशन 3 को मैंने यहाँ पे लिखा, एफ वैसे लिखा, इक्वालिटी वैसे ही, के की जगह पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर वैसे का वैसे लिख दिया। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब मैंने कहा वेयर एफ इज द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन चार्जेस, एफ जो है इन दो चार्जेस के दरमियान बाहमी फोर्स है, आपस में लगने वाली फोर्स है। द फोर्स एफ ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस, ये हमेशा उस लाइन के अलोंग लगती है जो चार्जेस को मिलाती है। तो ये देखें चार्जेस को मिलाने वाली ये डॉटेड लाइन है, तो फोर्स भी बिल्कुल इस लाइन की सीध में लग रही है इधर भी, और इसी तरह इस तरफ भी रिपल्शन की फोर्स है, और यहाँ पर ये अट्रैक्शन की फोर्स है। तो क्यों अट्रैक्शन है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी इसी लाइन के अलोंग लग रही और ये फोर्स भी उसी लाइन के अलोंग लग रही। तो हम ये कह रहे हैं ये एफ वो फोर्स है जो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग उसकी जानिब लगती है। अच्छा, इन केस ऑफ लाइक और अनलाइक चार्जेस वो चार्जेस एक्सर्ट अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर, दोनों चार्जेस एक दूसरे पे जो फोर्सेस लगाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो देखें ये F12 और F21 दोनों अपोजिट फोर्सेस, यहाँ पर अट्रैक्शन की है, ये भी दोनों अपोजिट हैं F12 F21, यहाँ पर रिपल्शन की थी अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो लेकिन अट्रैक्शन के बावजूद ये फोर्सेस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, यानी एक दूसरे के साथ 180 डिग्रीज का एंगल बनाती हैं। फिर आगे मैंने लिखा इफ वन चार्ज इज स्मॉलर एंड अदर इज लार्जर देन बोथ चार्जेस एक्सर्ट सेम फोर्स ऑन वन अनदर, अगर एक चार्ज बड़ा हो एक छोटा हो तो क्या बड़े वाला चार्ज ज्यादा फोर्स लगाएगा? नहीं, बड़े वाला चार्ज भी और छोटे वाला चार्ज भी दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाएंगे। हाँ, मूव वो कर जाएगा या ज्यादा तेज मूव वो कर जाएगा जो हल्का चार्ज हो। जिस तरह जमीन जिस फोर्स से किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है हम उसे वेट कहते हैं। आप एक मार्कर को ऊपर हाथ से पकड़ें और छोड़ें, जमीन उसको अपनी तरफ खींच लेगी। तो फर्ज करें मैं कहता हूँ मार्कर का वेट 10 न्यूटन है, तो ज़मीन ने उस मार्कर पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो क्या मार्कर ने उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाई? बिल्कुल लगाई। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, तो मार्कर ने भी ज़मीन के ऊपर 10 न्यूटन की ही फोर्स लगाई, लेकिन ज़मीन को मूव करवाने के लिए 10 न्यूटन की फोर्स काफ़ी नहीं थी, इसलिए ज़मीन मूव नहीं की, मार्कर मूव कर गया। तो ज़मीन के ऊपर हम किसी भी चीज़ को छोड़ते हैं तो वो ज़मीन की तरफ क्यों मूव कर जाती है? क्योंकि ज़मीन को मूव करवाने के लिए फोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और जो बॉडी हम छोड़ रहे होते हैं या हम खुद भी छलांग लगा दें किसी ऊंचाई से, तो हमें मूव करवाने के लिए या बॉडी को मूव करवाने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं चाहिए होती, इसलिए हम या बॉडी मूव कर जाते हैं ज़मीन की तरफ। तो कूलम्स लॉ में दोनों चार्जेस सेम फोर्सेस लगाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब वेक्टर फॉर्म हम लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं ये दोनों चार्जेस हैं, फर्स्ट करें सिमिलर हैं Q1 और Q2। अब ये वाला चार्ज Q1 Q2 को धकेल रहा है, रिपेल कर रहा है, ये इधर की तरफ रिपेल कर रहा है। और अब ये जो हमने F21 लिखा है इसका मतलब क्या है? बड़ी अहम बात है, गौर से सुनेंगे। इसका मतलब ये है फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट चार्ज ऑन सेकंड चार्ज। ये F21 जो मैंने लिखा है इसका मतलब है फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट चार्ज ऑन सेकंड चार्ज। तो ये मैंने हेडिंग दी, फोर्स एक्सर्टेड बाय यहाँ पर ये देखें, फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2, तो उसको F21 से शो किया 21 से, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। साथ में ये क्यों लिख दिया R21? ये यूनिट वेक्टर है। जब भी आपने ये देखें ये एक वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा। तो एक वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड, दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर बताता है। तो हमने पहले जो फोर्स लिखी थी F, वो जस्ट यहाँ पर इतनी थी, वो थी मैग्नीट्यूड। अब उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमें साथ में किस चीज़ की हेल्प लेनी पड़ी? यूनिट वेक्टर की। तो हमने कहा R12 और यहाँ पे लिखा R21। R21 का मतलब क्या है? R21 का मतलब यह है कि इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है? चार्ज 1 से चार्ज 2 की तरफ, ये इस तरफ, ये देखें, ये चार्ज 1 से चार्ज 2 की तरफ, इस तरफ। तो ये R21 ये बता रहा है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ये इस डायरेक्शन में लग रही है। अच्छा, अब ये वाली कौन सी फोर्स है? F12। इसका मतलब ये है फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज। तो हमने लिख दिया F12 इज इक्वल टू 1/4
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड थी इतनी फोर्स की, और यहाँ पर R12 लिख दिया जो डायरेक्शन को बता रहा है। तो इस फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, इस फोर्स की डायरेक्शन ये देखें, इधर Q2 था तो यहाँ पर Q2 है, इधर Q1 था तो यहाँ पर Q1 है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ है। तो ये हमने कहा 2 से किस तरफ, 1 की डायरेक्शन में। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले से ये बताने की कोशिश की है कि किसी भी वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड गिवन हो तो आपको उस मैग्नीट्यूड के साथ उसका कोरिस्पॉन्डिंग जो मुतल्लिका उसका यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ पर f की मैग्नीट्यूड हमारे पास थी, हमने इसका कोरिस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर लिख दिया। इसी तरह f12 की मैग्नीट्यूड ये है और यूनिट वेक्टर हमने ये लिख दिया। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर ये R21 ऊपर की तरफ है और R12 नीचे की तरफ है, दोनों बराबर क्यों हैं, दोनों यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड 1 होती है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो ये R12 और R21 इसलिए बराबर लिखे क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। इनमें से एक के साथ नेगेटिव का साइन इसलिए लिखा क्योंकि डायरेक्शन इनकी क्या है, अपोजिट है। तो आपको याद होगा आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, सम टाइम हम लिखते थे a इक्वल टू माइनस बी। इसका मतलब ये होता था कि वेक्टर a और वेक्टर b लेंथ में बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो यही मतलब यहाँ पर है, R12 और R21 यूनिट वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, यही इक्वेशन जो 5 है इसमें यहाँ पर इस जगह पर R12 की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी। F12 था हमने वैसे ही लिखा, इक्वालिटी थी वैसे ही लिखी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही लिखा, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर वैसे ही लिखा। इस R12 की जगह पर हमने माइनस R21 लिख दिया, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी। इस नेगेटिव को शुरू में लिख दिया, यहाँ पर ये लिख दिया नेगेटिव। बाकी ये सारी टर्म को मैंने ब्लॉक में लिख दिया। ये जो ब्लॉक वाली चीज़ है, ये रेड कलर का जो ब्लॉक है, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर R21 ये है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर ये सॉरी इधर R21। तो ये बराबर किसके हैं, F21 के। तो हम इस ब्लॉक वाली जगह पर F21 लिख सकते हैं। तो हमने लिखा F12 वैसे ही, इक्वालिटी वैसे ही, नेगेटिव का साइन वैसे ही, और F21। अब ये क्वेश्चन हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर सेम मिकदार की फोर्सेस लगा रहे हैं लेकिन इन फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसलिए हमने कहा कूलम्स लॉ इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ भी ये कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो बिल्कुल उसी तरह ये फोर्सेस भी इक्वल हैं मिकदार में लेकिन अपोजिट हैं डायरेक्शन में। मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ दोबारा, ये फोर्स अपवर्ड लग रही है और ये वाली डाउनवर्ड लग रही है, तो दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं। फिर उसके बाद हमने कहा if an insulating medium is placed between two charges then mutual force between charges is reduced by a factor epsilon r which is called relative permittivity। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब धुंध पड़ती है तो आपके और चीज़ों के दरमियान जब धुंध के पार्टिकल्स आ जाते हैं, फॉग पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो आपको चीज़ें धुंधली नज़र आना शुरू हो जाती हैं, आपकी नज़र, आपकी बसारत थोड़ी कम हो जाती है। तो इसी तरह जब दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम ला के रखा जाता है, कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा जाता है, इंसुलेटिंग मीडियम, वो पेपर भी हो सकता है, वो कॉटन भी हो सकती है, वो वुड भी हो सकती है, लकड़ी भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मीडियम ऐसे मीडियम को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास ना कर सके। तो उन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कम हो जाती है। वो किस फैक्टर से कम होती है, एप्सिलॉन आर फैक्टर से कम होती है। इस एप्सिलॉन आर फैक्टर को हम कहते क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इसकी डेफिनेशन को आगे चल के हम देखते हैं। हमने कहा जब मीडियम हमने रखा दो चार्जेस के दरमियान, फर्ज करें कागज़ रख दिया या हमने कॉटन रख दी दो चार्जेस के दरमियान, तो अब उन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो कम हो जाएगी। उस फोर्स को हम कहेंगे एफ मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। स्टूडेंट्स एफ वैक्यूम को हमने एप्सिलॉन आर से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि जिस चीज़ को डिवाइड किया जाता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो चूंकि पहले वैक्यूम के केस में जब चार्जेस वैक्यूम के अंदर पड़ रहे थे तो उनके दरमियान लगने वाली फोर्स ज़्यादा थी। जब उन चार्जेस के दरमियान हमने मीडियम रखा तो फोर्स कम होगी। तो उस कमी को शो करने के लिए हम इस एफ वैक्यूम को एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर रहे हैं।
क्योंकि जब भी किसी चीज़ को 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड किया जाता है तो आंसर छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब यह है एफ मीडियम की वैल्यू कम हो जाएगी। किससे कम हो जाएगी? एफ वैक्यूम से। यही ऊपर मैं लिख के आया हूँ कि जब हम दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रखते हैं तो चार्जेस के दरमियान लगने वाली फोर्स कम हो जाती है। तो खैर हमने एफ मीडियम वैसे ही लिखा, इक्वालिटी को वैसे ही लिखा, और इस एफ वैक्यूम, इस एफ को हमने एफ वैक्यूम भी कहा, F12 भी कहा, F21 भी कहा, यहाँ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं सिर्फ, तो उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये सारी वैल्यू हमने उठाकर इस F वैक्यूम वाली जगह पर लिख दी इक्वेशन 8 में, ये यहाँ पे लिख दी। इसके बटे में इसके डिनोमिनेटर में क्या था? एप्सिलॉन आर। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन आर के डिवीजन में 1 है। तो ये एप्सिलॉन ओवर 1, एप्सिलॉन आर ओवर 1 था, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो उलट गया। 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, तो यहाँ पर आ गया 1 ओवर एप्सिलॉन आर। इस एप्सिलॉन आर को उठाकर हमने एप्सिलॉन नॉट के साथ लिख दिया, और बाकी Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर वैसे ही रहा। 1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद हमने इसको ये इकट्ठा करके यहाँ पे लिखा। फिर हमने कहा फॉर द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी किसे कहा जा रहा है? एप्सिलॉन आर को। इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होती है। और ये बात, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट है, बुक में इनमें बास नहीं लिखे हुए, ये नहीं लिखा हुआ। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और यूनिटी। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। बहुत दफ़ा MCQ बन के आता है ये, तो ये हमेशा 1 से बड़ी होती है। और मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर दो चार्जेस के दरमियान एक मेटल रख दी जाए तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, तो फोर्स कम होकर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी चार्जेस के। तो ये भी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये एडिशनल पॉइंट है, आपने ध्यान में रखना है। मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू इन्फिनिटी, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। एयर के लिए कितनी है? एयर के लिए 1.0006, हम पढ़ेंगे इसको ऐसे 1.0006। एप्सिलॉन आर का अपना कोई यूनिट नहीं होता, इट इज नो यूनिट। क्यों? उसकी वजह यह है, मैंने इस इक्वेशन से, ये देखें, इस इक्वेशन से एप्सिलॉन आर को उठाकर इधर लिख दिया, एफ मीडियम को उठाकर नीचे लिख दिया, तो ये इक्वेशन अब ऐसे बन गई है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम। रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम, यानी चार्जेस के दरमियान फोर्स जब वो वैक्यूम में पड़े थे, एंड फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम, चार्जेस के दरमियान फोर्स जब वो मीडियम में पड़े थे। इन दोनों फोर्सेस की अगर रेशियो ले लें तो इसको हम एप्सिलॉन आर कहते हैं। एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमने कहा एप्सिलॉन आर की एक और डेफिनेशन भी है। ये एप्सिलॉन क्या है? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसे कहते हैं? यानी कोई मटेरियल अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फोर्स को गुजरने की कितनी इजाज़त देता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स को अपने में से गुजारने की, उसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन नॉट मटेरियल की नहीं, वैक्यूम की अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजारने की सलाहियत को एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। और एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, यानी हम इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। रिलेटिव के लिहाज से होता है ना। मैं एक एग्जांपल दे लेता हूँ। फर्स्ट करें एक रबड़ 5 मीटर है, आप उसको खींच के 15 मीटर लंबा कर लेते हैं, उसकी लेंथ बढ़ा लेते हैं। अब 15 को ऊपर रखें, 5 से डिवाइड कर दें, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आप ये कहेंगे 15 जो है 5 का कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो आपने रिलेट कर दिया इसको, 15 और 5 को। इसी तरह एप्सिलॉन आर को हम रिलेट करना चाहते हैं, तो हमने कहा एप्सिलॉन आर बराबर है एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या चीज़ है? ये लिखा है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये भी MCQ बन चुका है। एक MCQ में मैंने देखा, उसने एक मटेरियल की, फर्स्ट करें एयर ही लगा लें, एयर की उसने दी कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1.0006 है, ये लिखी भी हुई है। आप ये बताएं कि इसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी होगी, उसने पूछी। तो ये एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.006 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऊपर हम पढ़ के आए हैं 8.8
0.85 क्रॉस 10 raised to power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी of the medium divided by permittivity of free space is called relative permittivity। ये relative permittivity को dielectric constant भी कहते हैं और इसकी एक और डेफिनेशन भी है, वो इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप जो है वो विज़िट कर सकते हैं, बिस्मिल्लाह फिज़िक्स यूट्यूब चैनल है, इस पे कुछ मैंने MD-CAT के लेक्चर्स भी जो है वो डाले हैं। आपके अगर ब्रदर्स आपकी जो सिस्टर्स हैं अगर वो जो है वो MD-CAT की तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ लेक्चर्स इसमें अवेलेबल हैं, उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे और बकिया लेक्चर्स भी हैं। तो मैं कोशिश होगी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल से मैं जो है वो समझा सकूं। तो फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को समझ ना आ रही हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकता है। मेरा नंबर है 033473179448। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।